हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री का 5th चैप्टर। ठीक है, 5th चैप्टर है और पार्ट 2 है। फास्ट पार्ट 1 जो है वो पहले ही चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जब तक उसे नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले आप उसे देखिए फिर इसको देखना। ठीक है, पर देख लेना ज़रूर। ठीक है, तो उसमें जैसे अब इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। तो ये है कौन, ये आपको उसी पार्ट से पता चलेगा। ठीक है, तो आप उस पार्ट को भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं एक अपरिचित संसार की समझ, ये आपकी बुक का टॉपिक है। और जो अलबरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। ठीक है, तो अब क्या है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये है कि जो अलबरूनी है उसे भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्रथाएं उनको समझने में किन किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। ठीक है, मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में उसे किन किन प्रथाओं को समझने में समस्याएं आई, दिक्कत आई। ठीक है, तो उसमें जो भी वो किताबें पढ़ रहा था या जो भी वो ज्ञान ले रहा था, तो उस जब वो भारत में था तो उसे भारत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो उसमें जो पहली समस्या थी उसकी भाषा की थी। ठीक है, तो सबसे पहली जो समस्या थी उसकी भाषा की थी, क्योंकि देखो जो संस्कृत है वो अरबी और फारसी से बहुत भिन्न थी, इसलिए उसे अनुवाद करना बहुत कठिन हो गया था। तो इसीलिए एक तो अवरोध का सामना उसे ये करना पड़ा। और दूसरा धार्मिक अवस्थाएं। धार्मिक अवस्थाओं में मतलब क्या है, जो अलग अलग जगहों की जो प्रथाएं वो भी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो प्रथाओं में भिन्नता के कारण उसको क्या नाम है इसकी, अब जैसे जाति व्यवस्था को ही देख लो आप। ठीक है, तो अलबरूनी ने जाति व्यवस्था का, फारस की जाति व्यवस्था को वर्णन कर रहा है, तो वो बता रहा है कि घुड़सवार और शासक वर्ग हैं, भिक्षु अनुष्ठानिक वर्ग हैं, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक वर्ग हैं, और अंतिम में कृषि और शासक, कृषि वर्ग, किसान, और वो एक और है, ये वर्ग हैं। ठीक है, तो ये बता रखा है उसने। पर जहाँ वो अगर भारत में आके देखता है तो उसको कैसी वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, कैसे वर्ग देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, तो आप ये देखने को मिलता है। तो इसलिए जो धार्मिक अवस्थाएं थी उनमें विभिन्नताएं थी। ठीक है, अभिमान अभिमान जो है, जो ब्राह्मण थे वो बहुत अभिमान करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, अलबरूनी की समस्याओं को सुलझाने में उसको कोई भी सहयोग नहीं किया। तो जिसके कारण जो है अलबरूनी को ब्राह्मणों द्वारा रचित वेदों, भगवत जैसे भगवद गीता, मनुस्मृति, पतंजलि, इन सब पर निर्भर रहना पड़ा। ठीक है, तो इस कारण से एक अभिमान जो है ब्राह्मणों का वो भी अलबरूनी के लिए समस्या बना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलबरूनी की जाति व्यवस्था का वर्णन। ठीक है, तो अलबरूनी की जो जाति व्यवस्था का वर्णन है उसमें ये बताया गया है, अलबरूनी ने अलबरूनी जो लिखा है वो प्राचीन भारत, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे फारस आएगा। ठीक है, ठीक है, ये आप सही कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा, फारस। ठीक है, फारस, एक मिनट, यहीं पे मैं ठीक करके ही लिख देती हूँ इसे। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं आएगा फारस। ठीक है, आप भी याद रखना, यहाँ पर कहीं फिर गलत याद कर लो आप। ठीक है, तो अलबरूनी ने लिखा प्राचीन फारस में जो है वो सामाजिक वर्ग थे। ठीक है, 4 सामाजिक वर्ग थे। कौन से थे, पहला है घुड़सवार और शासक वर्ग था। ठीक है, दूसरा कौन सा है, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक वर्ग था। यानी कि जो पहले वर्ग में आएंगे वो कौन आएंगे, घुड़सवार और शासक वर्ग जो है वो पहले वर्ग में आएंगे। दूसरे वर्ग में जो जो आएंगे कौन, भिक्षु होंगे, अनुष्ठानिक पुरोहित होंगे। ठीक है, और चिकित्सक जितने भी होंगे, तो ये सब किस में आएंगे, दूसरे वर्ग में आएंगे। और तीसरे वर्ग में खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक आएंगे, जितने भी खगोल शास्त्री होंगे और जितने भी वैज्ञानिक होंगे वो सब तीसरे वर्ग में आएंगे। और चौथे वर्ग में कौन आएगा, कृषक और शिल्पकार जो है वो सब चौथे वर्ग में आएंगे। तो ये फारस की जाति व्यवस्था के बारे में बताया अलबरूनी ने। ठीक है, और आपको पता ही है भारत की जाति व्यवस्था कैसी थी, आप तीसरे चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब उसने कुछ मत भी दिए अपने, ठीक है, जाति व्यवस्था के बारे में। तो जो जाति व्यवस्था के संबंध में उसने ब्राह्मणवादी व्याख्याओं को मानने के बावजूद भी अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, आप जानते ही हैं कि वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसमें अपवित्रता की धारणा क्या है, किसी को भी मतलब अपवित्र मान लेते हैं, तो मतलब ये चीज़ तो बहुत गलत है ना। तो पर जो अलबरूनी है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानता था। ठीक है, उसके बावजूद भी उसने क्या करा, जो अपवित्रता की धारणा थी, ठीक है, मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में से उसने जो ये अपवित्रता की धारणा थी ना, इसको नहीं माना, इसको अस्वीकार कर दिया उसने। ठीक है,
उसने अपना ये तर्क दिया, उसने ये कहा कि क्या नाम है, हर वह वस्तु जो अपवित्र होती है वह पुनः अपनी पवित्रता को पाने का प्रयास करती रहती है, और प्रयास ही नहीं करती बल्कि वो सफल भी होती है। ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो प्रयास कर रही है, वो प्रयास तो करती है, उसके साथ क्या नाम है, वो अपवित्रता की धारणा से मुक्त होकर पवित्र भी हो जाती है, यानी कि वो सफल भी होती है। ठीक है, ऐसा कहा है। और उसके लिए जो अलबरूनी ने उदाहरण लिए, उसने ये दिया है कि जैसे सूर्य जो है वो हवा को स्वच्छ करता है, और नमक जो है वो समुद्र के गंदे पानी को स्वच्छ करता है। ठीक है, उसको गंदा होने से बचाता है। ठीक है, तो उसने ये तर्क दिए हैं। और अब हम पढ़ते हैं इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। ठीक है, अब नारियल और पान के बारे में जो आपका वर्णन किया है किताब में, उसमें जो नारियल है उसको ऐसा बताया है कि वो एक इंसान के मुख जैसा दिखता है। ठीक है, जो कि उसकी क्या नाम है, 2 आँखें और एक मुंह दिखता है। ठीक है, और जो उसके ऊपर वो चॉकलेटी उसके रेशे होते हैं ना, वो बाल जैसे दिखते हैं। तो उस जो नारियल के बारे में इब्न बतूता ये वर्णन करता है। ठीक है, और जो क्या नाम है, जब वो नारियल हरा होता है तो वो बिल्कुल एकदम मस्तिष्क के जैसा दिखता है, ऐसा भी बोलता है। ठीक है, इब्न बतूता। फिर वो पान के बारे में ये बताता है कि एक पौधा होता है जिसको क्या नाम है, किसी फल के लिए नहीं बल्कि पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसमें सुपारी को डाल के ऐसे चबा के खाया जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया है ये। और ये के बारे में, इनके बारे में जो नॉलेज जो है बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी। अब इब्न बतूता और भारतीय शहरों के बारे में देखते हैं। तो जो इब्न बतूता है वो भारतीय शहरों के बारे में क्या वर्णन करता है, वो भारतीय शहरों को किस तरीके से देखा उसने, उसे क्या दिखा भारतीय शहरों में। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। उसने जो सबसे पहले भारतीय शहरों में देखा, उसको ये दिखा कि जो भारतीय शहर है वो अवसरों से भरपूर हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अवसरों से भरपूर हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को व्यापक अवसरों से भरपूर बताया, और यहाँ के कुशल लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार काम मिल जाता था। ठीक है, जो भी यहाँ पर लोग कुशल होते थे उनको जैसा वो चाहते थे वैसा ही काम मिल जाता था। ठीक है, घनी आबादी, उसने ये बताया कि जो ये भारतीय शहर है वो घनी आबादी वाले हैं। ठीक है, जहाँ भारतीय शहर घनी आबादी वाले हैं, और यहाँ के जो शहर हैं घनी आबादी के साथ साथ समृद्ध भी हैं। ठीक है, अब उसने जो बात करी, अगली बात रंगीन बाज़ारों के बारे में बात करी। तो जो भारतीय शहरों की जो सड़कें हैं वो भीड़ भाड़ वाली थी। ठीक है, तथा वहाँ पर क्या था, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए थे। ठीक है, जब वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थी, और क्या नाम है, कुछ चमकने वाली, और क्या नाम है, और वहाँ पर बहुत भीड़ भी थी। तो ठीक है, तो इस तरीके से उसने ये वर्णन किया रंगीन बाज़ारों के बारे में। दिल्ली सबसे बड़ा शहर। ठीक है, तो इब्न बतूता के अनुसार जो दिल्ली है वो भारत का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, इसके बाद जो दौलताबाद है। ठीक है, दौलताबाद क्या है, दौलताबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद। ठीक है, तो दौलताबाद भी आकार में लगभग दिल्ली के बराबर ही था, यानी कि जो दिल्ली जो थी वो सबसे बड़ा शहर माना था इब्न बतूता ने। ठीक है, दिल्ली को। और उसके साथ ही उसने क्या देखा, उसने दौलताबाद जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, वो भी आकार में लगभग दिल्ली के बराबर ही था। ठीक है, बाजार सामाजिक और आर्थिक केंद्र थे। ठीक है, तो भारतीय शहरों के जो बाजार केवल आर्थिक विनिमय के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक दोनों गतिविधियों के केंद्र थे। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक गतिविधियाँ भी होती थी और आर्थिक भी। ठीक है, तो बाज़ारों में मंदिर तथा मस्जिद। ठीक है, तो इब्न बतूता ये बताते हैं कि क्या नाम है, अधिकांश बाज़ारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर अवश्य होता था। ठीक है, जो इब्न बतूता ने भारतीय शहरों में मंदिर और मस्जिद देखी, उन्होंने क्या देखा कि क्या नाम है, जितने भी बाज़ार है ना, उन्होंने जितने अधिकांश बाज़ार देखे उसमें सब में उन्हें एक मंदिर और एक मस्जिद यानी दोनों चीज़ें नज़र आईं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब ये देखते हैं कि मनोरंजन के स्थान में बाज़ारों में ये जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए नृतकों, संगीतकारों और गायकों का प्रबंधन भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, नृतक भी होते थे बाज़ारों में, गायक भी होते थे। ठीक है, और संगीतकार भी होते थे, ये सब होते थे मनोरंजन के लिए ये बाज़ारों में। ठीक है, और समृद्धि तथा ग्रामीण अधिशेष, शहरों की जो समृद्धि का कारण है वो गाँवों से प्राप्त अधिशेष था। ठीक है, किसान वर्ष में 2 बार फसल उगाते थे। ठीक है, यानी कि जो वहाँ की वो जो मिट्टी थी वो इतनी उपजाऊ थी, और उससे क्या नाम है, जो वहाँ के किसान थे वो 2 बार एक वर्ष में 2 बार फसलें उगा सकते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे संचार प्रणाली के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी
अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक बार, संचार प्रणाली। तो संचार प्रणाली का वर्णन किसने करा, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। संचार प्रणाली का वर्णन किसने करा, ठीक है। ऑप्शन भी दे देती हूँ, चलो ठीक है ना, आप बताना, ऑप्शन दे देती हूँ। हाँ, अल-बिरूनी ने, फ्रांसवा बर्नियर ने, या फिर इब्न बतूता ने, या फिर किसी ने भी नहीं, ठीक है। तो आपको ये मुझे बताना है। अब हम शुरू करते हैं। हाँ, अब हम सबसे पहले इसमें संचार प्रणाली के बारे में देख लेते हैं कि संचार प्रणाली जो है क्या थी, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं, आपको बताना है कि किसने करा संचार प्रणाली का वर्णन, ठीक है। अल-बिरूनी ने, फ्रांसवा बर्नियर ने, इब्न बतूता ने, या फिर किसी ने भी नहीं, ठीक है। अब चलो हम शुरू कर लेते हैं संचार प्रणाली को पढ़ना, ठीक है। तो जो भारत में उसने संचार प्रणाली के बारे में बताई किसने, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। संचार प्रणाली के बारे में बताया, उसमें भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, ठीक है। कैसी, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, ठीक है। पहली अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। तो अश्व डाक व्यवस्था का नाम क्या था, उलुक, और जो पैदल डाक व्यवस्था का नाम था उसका नाम था दावा, ठीक है। अश्व डाक व्यवस्था उलुक, ठीक है, और जो क्या नाम पैदल डाक व्यवस्था थी उसका नाम क्या था, दावा, ठीक है। तो अब ये कैसी होती थी, तो जो ये अश्व डाक व्यवस्था थी इसको क्या कहा जाता था, उलुक, ठीक है, उलुक, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, हर 4 मील की दूरी पर राज के घोड़े द्वारा चलित होती थी। यानी कि यहाँ से अगर हमें किसी को डाक व्यवस्था यानी लेटर भेजना है यहाँ से किसी को, तो हर 4 मील की दूरी, ठीक है, ये 4 मील की दूरी, ठीक है। फिर यहाँ पर एक घोड़ा खड़ा है, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 मील की दूरी, फिर एक घोड़ा है, फिर 4 मील की दूरी, फिर एक घोड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और लास्ट में जहाँ पे भी इन्हें पहुँचाना होता था वहाँ तक ये लोग खड़े रहते थे ऐसे घोड़े के साथ, और ये बहुत तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते थे, ठीक है। तो ये एक इनकी डाक व्यवस्था थी। और अब दूसरी बात कर लेते हैं हम कि पैदल डाक व्यवस्था की, ठीक है। पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था, दावा। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, एक वो जो भी पत्र पहुंचाने वाला वो बैठा हुआ है, फिर थोड़ी, और इसके हाथ में एक घंटी होगी, ठीक है, एक तो बैल होगी इसके हाथ में, क्या होगी, एक बैल होगी इसके हाथ में, ठीक है, और एक छड़ी होगी बहुत लंबी सी, ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरे के पास भागता भागता पैदल जोर से भागता हुआ जाएगा, ठीक है। फिर इस दूसरे के पास में कि भागते हुए ये इसकी घंटी की आवाज़ सुन लेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर इंसान बैठा हुआ है वो क्या नाम है, इस वाले इंसान की घंटी की आवाज़ सुन लेगा, ठीक है। तो ये भागते भागते इसके पास जाएगा, ये जल्दी से तैयार हो जाएगा आगे भागने के लिए, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ये जो है अपनी घंटी और वो छड़ी, ठीक है, इसे दे देगा। तो यानी कि अब बैल किसके पास आ गई, इसके पास आ गई, और जो इसकी ठंडी वो छड़ी थी, डंडी थी, वो भी इसके पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर तो इस पर लेटर लटका हुआ है, तो फिर ये भी फटाफट से जैसे ही मिलेगा, ठीक है, और ये भागते हुए आगे भागेगा। फिर इसे यहाँ पर एक जना मिल जाएगा, ठीक है, 1 मील की दूरी पे। फिर क्या नाम है, जैसे ही वो इसकी घंटी की आवाज़ सुनेगा फिर वो भी तैयार हो जाए। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक क्या नाम है वो जहाँ पे भी इन्हें ये पत्र पहुँचाना है वो स्थान नहीं आ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर एक जना बैठा हुआ है, ठीक है, इसके हाथ में घंटी है यानी बैल है, ठीक है, और यहाँ पर ये छड़ी जा रही है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर भी फिर इतनी मतलब बराबर की दूरी पे जैसे ही क्या नाम है ये घंटी की आवाज़ सुनेंगे ये तैयार हो जाएंगे कि इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ अब मुझे क्या नाम है मिलने वाला है और अगला नंबर मेरा ही है भागने का, ठीक है। तो फिर ऐसे ये भागते रहते हैं और आगे वाले को देते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर, ठीक है। अब मिलता है आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।